नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो कल हमने पढ़ा था वो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है उसका भाग 1 पढ़ा था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने भाग पढ़ा है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वाले वीडियो पे जाके उसको ज़रूर देखें और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को कंटिन्यू देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अभी तक जो हमने महात्मा गांधी पढ़ा था, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अभी तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के मित्र थे, सहयोगी के रूप में उन्होंने कार्य किया। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं रोलेक्ट एक्ट से, जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से गांधी जी जो हैं अंग्रेजों के क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के मित्र नहीं होकर अब उनसे संघर्ष करने की स्थिति में आ जाते हैं। और यहाँ से सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि बताओ, जो रोलेक्ट एक्ट जो कानून आया था वो कब आया था, उसकी डेट आपसे पूछ सकते हैं। और रोलेक्ट एक्ट से ही वास्तव में गांधी जी की जो संघर्ष की कहानी है अंग्रेजों के साथ में, वो शुरुआत होती है भारत में। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं बिना देर किए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के रक्षा कानून के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बड़ी क्रूरता से दबाया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह यानी सेडिशन कमेटी गठित की गई। इसने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर बिल केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। भारतीयों के विरोध के बाद भी 18 मार्च, ये नोट कर लेना डेट, 18 मार्च 1919 को यह कानून पास हो गया और ये कानून रोलेट एक्ट कहलाया। नोट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी 18 मार्च 1919 की तारीख अंकित है। यानी ये 18 मार्च 1919 को ये जो कानून है ये आया और 1919 को ये कानून आ गया। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट कानून आ गया। रोलेट एक्ट कानून क्या था? एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना इजाज़त के किसी भी समय गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको न तो वकील करने की इजाज़त मिलेगी, ने अपनी दलील पेश करने की इजाज़त मिलेगी। और इसको काला कानून कहकर बुलाया गया। मतलब इसको, इस कानून के माध्यम से अगर किसी भी भारतीय को वो जब चाहे जब कैद कर सकते, नो वकील, नो दलील, नो अपील, कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। तो इसको काला कानून कहकर पुकारा गया और इसका बहुत भयंकर विरोध हुआ। और गांधी जी इसी एक्ट के बाद में अंग्रेजों के एक अंग्रेजों से संघर्ष के रूप में उन्होंने शुरुआत करी। तो ये जो डेट है वो एग्जाम में रिपीट होती है, ये बार बार पूछ जाती है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में पढ़ते हैं रोलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती। केवल राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, ये भी पूछ सकते हैं। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो कानून था वो कौन सा था? तो रोलेट एक्ट था। और कब आया था? 18 मार्च 1919 को। बहुत अच्छे से करें, एग्जाम में रिपीट होता है ये। इस एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहा। गांधी जी रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस सभा में जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन आदि शामिल थे। इनके नाम नहीं पूछे जाते, ज़्यादा चिंता नहीं करें आप। गांधी जी का नेतृत्व 30 मार्च 1919 की तिथि को रोलेट एक्ट के विरोध में एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन
के लिए निर्धारित की गई। बाद में इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर हड़ताल की चेतावनी दी। राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया, किसने किया? गांधी जी ने किया, रोलेट एक्ट कानून के विरोध में। उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था। इन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह का क्या किया? विरोध किया। अब आगे देखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में विभिन्न स्थानों पर हुई जनसभाओं, जुलूसों, हड़तालों की सफलता से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ओ डायर को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ और अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये नाम पूछे जाते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को क्या किया? नेतृत्व में एक जुलूस निकाला और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। पंजाब की स्थिति को देखते हुए श्रद्धानंद व डॉक्टर सत्यपाल के अनुरोध पर जब महात्मा गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए, तब उन्हें दिल्ली के पास पलवल यानी हरियाणा के में रोककर वापस बम्बई भेज दिया। सरकार ने दमन चक्कर चलाया। रोलेट एक्ट के विरोध सरकार के दमन चक्कर, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को सभा हुई। क्यों सभा हुई? देखो, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर किचलू, इन्होंने 10 अप्रैल को अमृतसर में 9 अप्रैल को अमृतसर में जुलूस निकाला। इनको वहां से 10 अप्रैल को निर्वासित कर दिया और इनके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में और सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू, इनके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई। इस सभा की जानकारी प्राप्त होते ही संपूर्ण अमृतसर को जनरल डायर ने, अब देखो यहाँ पर देखो जनरल डायर है, वहाँ पर ओ डायर आया था, अभी ऊपर आया था ना ओ डायर, तो वहाँ पर ओ डायर था और यहाँ पर जनरल डायर है, के हाथों में सौंप दिया। और अब यहाँ पर क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में ऐसे भी थे जो गांव से वैशाखी के मेले में भाग लेने आए थे। जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग एकत्र हुए, जिसमें स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग भी थे। 13 अप्रैल 1919 को साय लगभग 5 बजे यहाँ सभा चल रही थी। जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ इस बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने भीड़ पर बिना चेतावनी दिए हुए राइफल और मशीन गनों से गोलियां चलाने का आदेश दिया। आंकड़ों के अनुसार, यानी जो सरकारी आंकड़े थे, उन आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, बहुत से घायल हुए। वास्तव में मरने वालों की संख्या इससे अधिक थी। ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। हत्याकांड के विरोध में मानवतावादी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी में जो शंकर नायर थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी नियुक्त की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच कमेटी थी उसका क्या नाम था, तो हंटर कमेटी उसका नाम था। हंटर कमेटी गठित की और इनके सदस्य जस्टिस रस्किन, राइस, जॉर्ज बेरो और टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण थे। हालांकि इनके नाम नहीं पूछे जाते, केवल एक कमेटी का नाम पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी। जनरल डायर को सिर्फ सेवा मुक्त किया गया। ब्रिटेन में जनरल डायर को प्रशंसा कर उनका स्वागत किया गया। ब्रिटेन में उसका स्वागत हुआ, बताओ, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। सरकार ने तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडिमिनिटी बिल पास कर दिया और ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल
डायर के कारनामों को उचित बताया। बताओ, वहाँ उचित बता रहे हैं अंग्रेज, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और उसे 20,000 पाउंड की थैली भेंट की। बताओ, जनरल डायर को वहाँ पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने हंटर कमेटी नियुक्त की, जबकि भारतीयों ने कौन सी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी और जेकर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में हवाई जहाज से हमले किए गए। इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन हुआ। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने 18 अप्रैल को रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह स्थगित कर लिया और सत्याग्रह सफल ये हुआ कि रोलेक्ट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं 3 वर्ष के बाद उसे वापस ले लिया गया। तो ये तो था गांधी जी का जो विरोधी था। जो रोलेक्ट एक्ट के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। रोलेक्ट एक्ट के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रोलेक्ट एक्ट जब कानून आया उस समय उसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून, काला कानून कहकर पुकारा गया। 18 मार्च 1919 की डेट आपको ध्यान रखनी है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। उसके लिए जांच कमेटी बिठाई गई, हंटर कमेटी, और भारतीयों की ओर से मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है, तो इसका ध्यान रखना है। अब गांधी जी के जो बड़े आंदोलन हैं, उनमें जो बड़ा आंदोलन है वो है, सबसे पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। देखो, गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा, उसके लिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और यहाँ से निश्चित रूप से 3-4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपको इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है, और मैं करवा रहा हूँ आपको। लेकिन आपको वीडियो को कंटिन्यू देके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला। 1920 से 1922, 1920 से 1921, 1920 से 1923, 1920 से 1924। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मोटा मोटा 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। और ये किसने चलाया? एक राष्ट्रीय आंदोलन था, ये महात्मा गांधी ने चलाया। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन था। यह आंदोलन निम्न मुख्य मांगों पर बल देने हेतु प्रारंभ किया गया। एक तो खिलाफत का मुद्दा था, एक रोलेक्ट एक्ट जो कानून आया, एक स्वराज्य प्राप्ति, एक पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद उत्पीड़न के विरुद्ध जो न्याय की मांग थी। इन सब चीज़ों, ये मुद्दा था। असहयोग आंदोलन चलाने का मुद्दा क्या था? एक तो जो खिलाफत मुद्दा था, खिलाफत जो मुसलमानों का था, जो टर्की के जो खलीफा को वहाँ से उनके पद से हटा दिया गया, तो उनका मुद्दा था कि उनको वापस पद दिया जाए, उनको उनका जो मान सम्मान है वो लौटाया जाए। एक रोलेक्ट एक्ट जो काला कानून था उसको, एक जो भारत में स्वराज्य प्राप्ति का मुद्दा चल रहा था वो पंजाब में जलियांवाला बाग और उसके बाद की जो उत्पीड़न के विरुद्ध जो न्याय की मांग थी, ये सब मुद्दे थे उस समय असहयोग आंदोलन चलाने को। तो आपसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा असहयोग आंदोलन को चलाने को लेकर नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है, ये मुद्दे थे जिसको लेकर असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष आदि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। गांधी जी ने कांग्रेस और खिलाफत समिति की मांगों को मिला दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खेद प्रकट करे, टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नम्र करें, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करें। सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, और सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया और गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए।
1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन के मुख्य पक्ष क्या थे? 2 थे। एक तो विरोध करना, विरोधात्मक था, यानी नेगेटिव पॉइंट था, यानी जिसको हम ध्वशात्मक कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, एक रचनात्मक। यानी एक तो नेगेटिविटी क्या लानी है इस आंदोलन में, एक पॉजिटिविटी क्या लानी है इस आंदोलन में। यानी एक तो हमको नेगेटिव काम करने हैं, वो कौन कौन से करने हैं, और एक पॉजिटिव काम करने हैं में इस आंदोलन में कौन कौन से करने हैं। तो ये दो ये आंदोलन चलेगा, एक तो नेगेटिव काम को लेकर, एक पॉजिटिव काम को लेकर। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के इस विशेष, देखो ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है कि बताओ असहयोग आंदोलन को जो स्वीकृति मिली थी वो किस कांग्रेस अधिवेशन में मिली थी? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया। इस अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवंबर 1920 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। अब आगे चलते हैं। विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1900, देखो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो तो स्पेशल अधिवेशन था सितंबर 1920 कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लेकिन कांग्रेस का जो हर साल अधिवेशन होता है वो तो दिसंबर 1920 में हुआ, दिसंबर में होता है हर साल, तो दिसंबर में हुआ, और वो राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ, वो नागपुर में हुआ। नागपुर अधिवेशन में तय किया गया कि कांग्रेस में 15 सदस्य की एक कार्य समिति बनाई जाएगी जो दिन प्रतिदिन, यानी एक वर्किंग कमेटी होगी 15 सदस्यों की, जो दिन प्रतिदिन के मामलों को देखेगी। कार्य समिति बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम तिलक ने 1916 में रखा था, किंतु उदारवादियों के विरोध में इसे त्यागना पड़ा। तिलक को लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तिलक को लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी हैं। आपको ध्यान रखना है, जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए उनको अग्रगामी कहा जाता है गांधी जी का। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया। इसी दिन अगस्त 1920 को प्रातःकाल तिलक का देहांत हो गया। ये एक बैड न्यूज़ थी। तो कोई इस बैड न्यूज़ के बाद में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी CR दास ने रखा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। कांग्रेस की नीति में आए परिवर्तन और असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में एनी बिसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस छोड़ दी। इन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया तो वो अब ब्रॉड हो गया थोड़ा। असहयोग आंदोलन के दो पक्ष, एक विरोधात्मक एक रचनात्मक। विरोधात्मक कार्यक्रम जो है उसमें क्या क्या किया जाएगा विरोध के रूप में? असहयोग आंदोलन में सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाएगा। सरकार और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, अदालतों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने एवं करों की अदायगी से इनकार करना, ये सब काम किया जाएगा। ये तो नेगेटिव काम किए जाएंगे। अब पॉजिटिव काम कौन कौन से किए जाएंगे? राष्ट्रीय स्कूल बनाई जाएगी, कॉलेज की स्थापना की जाएगी, झगड़ों को आपस में पंचायतों के माध्यम से निपटा लिया जाएगा, चरकों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाएगा, बनाई जाएगी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम एक होंगे, छुआछूत का त्याग करेंगे,
अहिंसा का पालन करेंगे। गांधी जी ने ये विश्वास दिलाया कि यदि इन सब कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया तो 1 वर्ष में हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं ने वकालत छोड़ दी। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना हुई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। 17 नवंबर 1921 में को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचा। इसके भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। मजदूरों ने कारखाने बंद कर दिए। जगह जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे कई लोग मारे गए। 1921 में 396 हड़तालें हुई जिसमें 6 लाख श्रमिक सम्मिलित हुए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर किचलू, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आदि कई प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। गांधी जी अंग्रेज सरकार ने मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला किंतु समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ। अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास चुने गए और किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने पद ग्रहण किया और सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा। इस सम्मेलन को असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय लिया और 30,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर दमन चक्र बंद नहीं किया तो आंदोलनकारियों रिहा नहीं किया गया तो वे बारदोली से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। खिलाफत व असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिमों को नज़दीक लाने में सहायक हुआ और मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमानी नेता सैफुद्दीन किचलू को दे दी। खिलाफत आंदोलन ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। खिलाफत आंदोलन तो यहाँ पर अपन देखते हैं खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना और खलीफा के पद को बरकरार रखना था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मुसलमानों मामलों के प्रमुख मजहबी गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को ये विश्वास दिलाया था कि तुर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, लेकिन तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने विजय शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की साम्राज्य को बंटवारा कर दिया और इस प्रकार भारत में खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाया गया ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर M.A. अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहनी आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दिल्ली में 22-23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो वे ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे और जून 1920 को इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इस आंदोलन की अगुवाई का अधिकार गांधी को सौंप दिया गया। खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो आगे के 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ये पूरा वाक्य एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा का ऐसा आप इसको अच्छे से समझ के जाना। 1920 में लगभग 18,000 मुसलमान अंग्रेजों के अधीन रहना कुफ्र समझकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। उनकी बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही खिलाफत के प्रश्न अप्रासंगिक हो गया और तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर नवंबर 1922 को तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत अर्थात खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और भारत में कोई प्रतिरोध
नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन स्थगित होते ही अधिकांश मजहबी मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस से अलग हो गए और केरल के मालाबार में मोपला मुस्लिम विद्रोह हुआ, जिसमें स्थानीय हिंदुओं को जन धन की हानि उठानी पड़ी। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। अब जो मेन आता है आपके चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चोरा चोरी कांड। और यहाँ पर चोरा चोरी कांड जैसे ही होता है असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। असहयोग आंदोलन किस तारीख को स्थगित करने का निर्णय लिया गया ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को पढ़ के चले गए तो आपके 3 से 4% सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके में कहीं नहीं जाने वाले। मैं जो मैटर पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आप विश्वास मानिए, इस मैटर को पूरा पढ़िए, लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।